हेलो फ्रेंड्स, शाइन स्टार में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वीज़ा अप्लाई। वीज़ा अप्लाई करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में लगते हैं और इंटरव्यू के टाइम आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और ड्रेसअप कैसा होना चाहिए आपका, इन सभी से रिलेटेड आज की मेरी वीडियो है। इसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊँगी कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस टाइम आपकी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से पेपर्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हो कि आपको कौन से पेपर्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है जब आप वीज़ा अप्लाई के टाइम आपने फाइल सबमिट करानी है। सबसे पहले तो आपका होता है आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड होता है और उसके बाद आते हैं मेन पेपर्स जो हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपकी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं, जो आपका मकान है अपने नाम पे या शॉप है आपके नाम पे, तो उसके पेपर्स इसमें लगते हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स का क्या होता है, जो आपके रजिस्ट्री का पेज होता है, जो पहला पेज होता है रजिस्ट्री पेपर्स का, इसमें उसकी फोटोकॉपी लगती है और फिर आपको इस प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू भी लगानी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्री का पेपर दे दिया तो हो गया, उसमें आपको प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू उसी साल जब आप अप्लाई करते हो उसी टाइम आपको उसकी रीसेल वैल्यू निकाल के उसके अंदर लगानी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी की इस टाइम रीसेल वैल्यू इतनी है। उससे पता चलता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास शॉप है तो उसकी भी रीसेल वैल्यू के पेपर्स आप उसमें लगा सकते हो। इससे पता चलता है आपकी प्रॉपर्टी का। फिर होता है कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी सैलरी स्लिप होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है कि आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हो और इतने टाइम की सैलरी स्लिप की आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल के उसकी फोटोकॉपी लगानी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर होता है कि आपका आता है बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट की जो कॉपी होती है उसकी सारी डिटेल आपको उसमें देनी होती है। उससे पता चलता है कि आपने कितने टाइम से बैंक को अपना बैंक अकाउंट खोला हुआ है, कितने टाइम से आप उसको चला रहे हो। उसमें आपकी सारी सैलरी स्लिप की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है अगर आपकी सैलरी उसी अकाउंट में आती है। अदरवाइज अगर अपने दूसरे अकाउंट में आती है तो उसकी सारी आपको फोटोकॉपी निकाल के उस सैलरी स्लिप की इन्फॉर्मेशन आपको लगानी होती है साथ में। तो इससे ये होता है कि आपने इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो, उसका नाम वगैरह सब आपको देना होता है। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर आता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आप जो ITR भर रहे हो वो कितने टाइम से भर रहे हो, ये भी आपको उसमें इंक्लूड करके ये पेपर्स लगाना होता है। कम से कम 3 साल की ITR उसमें लगानी होती है कि आप इनकम टैक्स जो रिटर्न कर रहे हो 3 साल के, उसमें पेपर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें लगाने होते हैं हमें। और आप जो उनको बैंक अकाउंट की अपनी स्टेटमेंट देते हो उसमें आपके कितने पैसे होने चाहिए उस टाइम, ये शो होता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल से। कम से कम आपके अकाउंट में अगर आप अकेले वीज़ा लगा रहे हो, हस्बैंड वाइफ लगा रहे हो, तो आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख के करीब होना चाहिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो। तो अगर आप आपकी वाइफ का भी अकाउंट है उसमें भी आप 4 लाख तक शो कर सकते हो और आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख के बीच में होने चाहिए, ताकि उनको रहता है कि अगर आप जा रहे हो तो आपके पास इतना बैलेंस है कि आप वहाँ पे स्पेंड कर सको, इसलिए आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। और कभी भी आप ऐसा मत करो कि आप जा रहे हो तो आपने मतलब 1 महीना पहले ही आपने उसमें उस पैसे डाल दिए। इससे गलत असर पड़ता है उन पर जो वीज़ा दे रहे होते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है इसलिए इन्होंने इसमें पैसे डाले हैं। तो आप हो सके तो हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपने अकाउंट को थोड़ा ज़्यादा आगे ग्रोथ देते रहो, ताकि उसमें कम से कम 8-10 लाख आपके अकाउंट में शो होते रहे कि आपने काफ़ी टाइम से इसमें पैसे सेव करके रखे हुए हैं। इससे आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। अगर आप एक ही साथ पैसे उसमें शो करते हो, डाल देते हो, तो इससे उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप हर महीने सेविंग करके कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में सेव करते रहो, ताकि जब आपको टूरिस्ट वीज़ा लगाना हो या कभी भी कहीं जाना हो बाहर, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल सके। और अगर आप स्पॉन्सर खुद कर रहे हो, अपनी फैमिली को खुद स्पॉन्सर कर रहे हो, फैमिली वीज़ा लगा रहे हो, तो ध्यान रहे आपको कि आपके सभी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि खाली आप स्पॉन्सर कर रहे हो, आपके अकाउंट में तो 10 लाख के करीब है ही है, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में भी आपके कुछ ना कुछ पैसे 3 से 4 लाख तक होने चाहिए। इससे सही रहता है कि आप सभी फैमिली मेंबर्स जा रहे हो तो इतना तो है आपके पास कि आप बाहर स्पेंड कर सको। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये पेपर्स आपके लगने हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पेपर है, जब आप एजेंट के पास जाते हो और आप एक उनसे जब अपना वो निकलवाते हो एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म होता है जब वो निकाल के देता है आपको, इस टाइप का होता है वो। इसमें क्या होता है, पूरी डिटेल्स उसने लिखी होती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो,
किससे मिलने जा रहे हो, किस जगह पे ठहरोगे और कितने टाइम के लिए जा रहे हो और आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, ये सब चीज़ें इसमें दी होती है। इन सभी पेपर्स को आप ध्यान से पढ़ो, ये नहीं कि आप उनके भरोसे छोड़ दो कि उन्होंने भर दिया तो सही भरा होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, हम भी नहीं पढ़ते और फिर मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से भी हमारा वीज़ा नहीं लगता और फिर इंटरव्यू के टाइम हमें प्रॉब्लम होती है। इससे हमने तो उन पर भरोसा किया और हमने उनको पेपर्स दे दिए। तो आप एक एक चीज़ जब एजेंट ने भरी है तो आप भी उसको ध्यान से पढ़ो कि उसने आपका नाम और जहाँ आप घूमने जा रहे हो, किस स्टेट में जा रहे हो, उसका नाम उसने सही ढंग से भरा है, उसमें उसने क्या क्या लिखा है, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस पेपर्स में होती है। तो ये आपको भी पढ़ना होता है, ये नहीं कि आपने उसके ऊपर छोड़ दिया। तो ये था टॉपिक मेरा इसके ऊपर कि वीज़ा अप्लाई करते समय जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फाइल में आपने सबमिट कराने हैं, आपकी फाइल कैसी होनी चाहिए, ये उससे रिलेटेड था। अब मैं आपको बताऊंगी जब आप इंटरव्यू के टाइम जाते हो तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं और आपको अपना ड्रेसअप कैसा रखना चाहिए, उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब आपका पार्ट 2 में मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अभी आप देखो क्या होता है इंटरव्यू के टाइम जब आप जाते हो तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू के टाइम जब आपकी इंटरव्यू डेट होती है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसमें। इंटरव्यू के टाइम आपको आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। अगर आप जॉब से रिलेटेड हो तो आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है। पैंट शर्ट टाई अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी टाई भी लगा सकते हो और आपके शूज़ भी फॉर्मल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल ड्रेस के साथ आपने स्पोर्ट्स शूज़ डाल दिए। और आप ये ध्यान रखो, जेंट्स कई बार होता है कि ज्वेलरी कैरी करके चले जाते हैं, चेन वगैरह डालते हैं, तो इस तरह की चीज़ को आप अवॉइड करो। अपने हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखो। और लेडीज़ के लिए है कि लेडीज़ अगर जॉब से रिलेटेड है तो वो अपना सलवार सूट और साड़ी में भी जा सकती हैं। अपना सिंपल सी उनकी ड्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, ना ही शीशे जैसा कोई वर्क जैसा शीशे वर्क का काम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता उस टाइम, जैसे ज़्यादा शाइनिंग आ रही होती है सूट के ऊपर तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहन के जाओ, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। और लेडीज़ को ज़्यादा ज्वेलरी भी कैरी करके नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है कि जब मेरा इंटरव्यू था तो उस टाइम मैंने देखा बहुत सी लेडीज़ थी काफ़ी भारी ज्वेलरी कैरी करके आई थी, काफ़ी इस तरह से जैसे कि हम शादी में जा रहे होते हैं उस तरह की ज्वेलरी कैरी करके नहीं जाना चाहिए। आप सिंपल सा अपना मेकअप भी आपका सिंपल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी मेकअप आप करके जाते हो, उस टाइम आपका सिंपल मेकअप होना चाहिए और ज्वेलरी भी आपकी लाइट होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप मंगलसूत्र भी डाल के जा सकती हैं। जैसे अगर आप लंबा मंगलसूत्र डालना है लंबा डाल लो, अगर छोटा आप कैरी करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो। बिजनेस वूमेन है तो वो छोटा सा मंगलसूत्र भी डाल के जा सकती हैं, इससे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है उन पर। तो ये था आपका ड्रेस से रिलेटेड। और एक बात का ध्यान रखो, आप परफ्यूम कभी भी लगा के मत जाओ। परफ्यूम लगाने से जो फ्रेग्रेंस आती है वो सामने वाले को पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं, तो उस टाइम लुक्स बहुत मैटर करते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपने परफ्यूम भी नहीं लगाना और हेयर कलर भी अवॉइड करो। अगर आप गोल्डन या सिल्वर कलर हेयर कलर करके जाते हो तो उसका भी आप ध्यान रखो। इन चीज़ों को अवॉइड करो तो इससे ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो ये था आपका ड्रेसअप कि आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको जो इंटरव्यू डेट मिल चुकी है तो आपने उस टाइम कितने बजे वहाँ पे आपको जो टाइम मिला है, अगर आपको मॉर्निंग का 11 बजे का टाइम मिला है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आधा घंटा या 1 घंटा आप पहले ही वहाँ पे जाओ, क्योंकि लंबी लाइन होती है लेकिन आपको तो टाइम के अकॉर्डिंग ही जाना है। आप आधा घंटा पहले जाओ, फिर आप लाइन में जब लगते हो तो आप ये देखो वहाँ पे CCTV कैमराज लगे होते हैं, उनकी नज़र आप पे ही होती है। वो आपको तभी से कैरी करना शुरू कर देते हैं, कैच करना शुरू कर देते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। आपका बिहेवियर उस टाइम सही होना चाहिए। और जब आप जाते हो तो वहाँ पे कोई भी मोबाइल या खाने पीने की चीज़ें अवॉइड करते हैं, अंदर लेके जाने नहीं देते। तो आप हमेशा अपना मोबाइल बाहर ही अपने किसी रिलेटिव को या अपनी गाड़ी में छोड़ के आओ। अंदर ये सब चीज़ें मना होती हैं तो आपको बाहर ही रखनी होती हैं। तो जब आप जाते हो जब आप अंदर वेटिंग रूम में जाते हो, वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठते हो जब, तो उस टाइम भी आपको अपना बिहेवियर सही रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि आप कैमरे के रिकॉर्डिंग में हो। जो जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो चीज़ें वो पहले से ही रिकॉर्डिंग होती है उनके, वो आपको देख रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो आपको अपना बिहेवियर सही रखना होता है कि आप नर्वस ना हो, उस टाइम कंफ्यूज ना हो। फिर आपके जब अंदर वेटिंग रूम आपकी आप वेटिंग रूम से अंदर जाते हो, जब आपका नंबर आने वाला होता है तो आप देखते हो कि अंदर ना ऑफिस में 3-4 विंडोज़ होती हैं। हर विंडो पे कोई ना कोई बैठा होता है। किसी जगह पे कोई ओल्ड मैन है, कोई यंग है और कोई लेडी है, कोई फॉरेन लेडी है। इस तरह से सब बैठे होते हैं। आप सोचते हो कि चलो हमारा नंबर इसके पास आ जाएगा तो शायद हमारा वीज़ा लग जाए।
तो इसलिए ये तो लक की बात होती है कि आप किसके पास आपका नंबर आता है, नंबर वाइज ही वहाँ पे वो बुलाते हैं। और आपको हमेशा जब आप इंटरव्यू के टाइम खड़े होते हो, विंडो के आगे खड़े होते हो, आप इस ढंग से खड़े हो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको फेस टू फेस, जिसने भी आंसर देने हैं उस टाइम, उससे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो सके, तो उसको सामने वाले को उसकी फेस नज़र आ सके। आप इस ढंग से खड़े हो, जिसने भी आपने सोचा हुआ है कि ये जो हमारे साथ जा रहा है, जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, जिसने भी जवाब देने हैं, वो अगर वहाँ पे खड़ा है तो उसका कॉन्टैक्ट हो सके। अब इंटरव्यू में वो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर के दिए होते हैं। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने लिखा था कि आप कहाँ जा रहे हो, तो किसके पास ठहरोगे, आपका रिलेटिव कोई है कि नहीं, इसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपको अपनी फाइल भी आप साथ में लेके आते हो, लेकिन उस टाइम वो फाइल आपको बिल्कुल नहीं दिखानी, और ना जब वो मांगते हैं तभी आपको दिखानी होती है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल मत दिखाओ। ध्यान दें कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं आपने जो पेपर्स में जो ऐड किया हुआ है वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपने पेपर्स में क्या भरा है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव रहता है, आपने पेपर में बोला हुआ है कि आपका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे, लेकिन जब उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका रिलेटिव है कि नहीं, तो आपने मना कर दिया। इस तरह से आपको स्टडी करके, अच्छी तरह से पेपर्स को स्टडी करके जाना है कि आप किस जगह पे जा रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से, सभी जितने भी मेंबर्स आप जा रहे हो, फैमिली मेंबर्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में होने चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं कि एक ही जने से पूछेंगे। तो आप लैंग्वेज भी आप खुद ही यूज़ करते हो, खुद ही चूज़ करते हो कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू लेना है या हिंदी में। इसलिए आप जब भरते हो तो आप पहले ही लिख लो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तभी आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, अदरवाइज आप हिंदी इंटरव्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जब वो पूछते हैं आपके, तो आपके फेस एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको उस टाइम अपना फेस बिल्कुल इस तरह से रखना है, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखना होता है कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी नर्वस ना हो, क्योंकि जब आप नर्वस हो जाते हो तो इस तरह से हम पे गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर आपको वीज़ा नहीं मिल पाता। तो आप अच्छी तरह से स्टडी करके जाओ अपने पेपर्स को। आपकी फाइल अगर अच्छी है और आपने अगर क्वेश्चन आंसर आपने सही ढंग से जवाब दिया है, उनके क्वेश्चन आंसर में हमेशा एक चीज़ ये होती है कि आप वापस आओगे कि नहीं। तो आपने इस चीज़ का उन्हें अपना विश्वास दिलाना होता है उनको कि हाँ हम वापस आएंगे। ये इस चीज़ का जब आप उन्हें विश्वास दिला देते हो कि हमारा वापस आना बहुत ज़रूरी है इंडिया में, तो वो फिर आपको वीज़ा देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपका फेस भी स्माइली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा फेस एक्सप्रेशन ऐसे है कि पता लग रहा है कि आप गुस्से में हो। आपको अपने फेस पे स्माइल के साथ ही खड़े रहना होता है, तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है उस टाइम, जिस टाइम वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको बड़े कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है, तो आपको वीज़ा मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि आपको जब इंटरव्यू की डेट मिलती है तो आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है उस टाइम। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल शाइन स्टार में मेरे साथ बने रहो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। ओके, बाय बाय।